चलो एक सवाल लिखो एक। यहाँ देखो दो चार्ज दिया हुआ है, दो चार्ज दे रखा है। Q1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ कूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ कूलम। इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ये एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो दे रखा है K = डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब वही एप्सिलॉन R होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 5। चलो सवाल लिखो, फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज। फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज। और सेकेंड पार्ट लिखना है इसका, फाइंड द नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज। फाइंड द नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज। पहले का कितना आंसर आ रहा? 1.8 इंटू 10⁻, और दूसरे का हाँ बाई में 5 हो जाएगा भाई। पहले में इंटरेक्शन फोर्स सिंपली अगर देखें तो इंटरेक्शन फोर्स मैंने बताया था कि अगर किसी भी मीडियम में भी हो तो दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो क्या रहेगा, सेम। तो जो F = आएगा वो किसके बराबर, K Q1 Q2 कितना R²। ये किसके बराबर, तो 9 × 10⁻⁻6 × 2 कितना आएगा, तो 10⁻⁻4 के, यही आ रहा होगा। तो ये बेसिकली किसके बराबर आएगा, तो 18 × 10⁻⁻, किसके, -2 के, और इनटू कितना 9। तो ये कितना आ जाएगा, -2 और +9। तो 1.8 × 10⁻, किसके, 8 के, और दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। चलो यहाँ देखो, ये एक स्मॉल, इन दोनों के ऊपर एक स्मॉल क्यू का चार्ज रखा हुआ है, इसकी लेंथ L दे रखी है, और ये एंगल दे रखा है थीटा के बराबर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। लिखो, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q। If the system is in equilibrium, then find the value of Q। मास ले लेना है स्मॉल m दोनों का, हो गया। चलो एक बार देखो इधर की तरफ, जैसे इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो टेंशन T, नीचे कौन सा mg, और एक इधर की तरफ एक लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही लग रहा होगा mg लग रहा होगा, और इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। यहां से अगर देखें तो ये एंगल किसके बराबर, थीटा। तो ये अगर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या लिख सकते हैं कि T cos थीटा = किसके बराबर, mg, वर्टिकल डायरेक्शन में। और जो T sin थीटा होगा वो किसके बराबर, तुम लोग को दिखता है जी, यहाँ अगर इस साइड लिखते हैं तो T sin थीटा = किसके बराबर, Fe के बराबर, यही आएगा। दो इक्वेशन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो किसके बराबर, tan थीटा = ये किसके बराबर आएगा, tan थीटा = ये किसके बराबर, Fe कितना आएगा, Fe कितना, mg के बराबर। जो tan थीटा = हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, tan थीटा = Fe की वैल्यू किसके बराबर, तो K × Q², क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, सेम चार्ज, अपॉन ये जो इनके बीच का जो सेपरेशन लिखेंगे वो किसके बराबर, क्या 2L sin थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो अपॉन में 4L² sin² थीटा, और इनटू कितना, mg के बराबर। बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से Q की वैल्यू किसके बराबर, √, यहाँ से देखो tan थीटा sin थीटा रहने देते हैं यहाँ से, तो ये किसके बराबर आएगा, 4L² mg
इंटू कितना साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा अपॉन में कितना के बराबर। चलो इसी का बी पार्ट लिखो। ठीक है भाई, आज बुकलेट भेज दूंगा, वैसे अभी तक तो सवाल होने लायक हुआ नहीं था, आज हो जाएगा। लिखो, if the complete system is emerged in if the complete system is emerged in a liquid of density rho in a liquid of density rho but the value of theta remains same, but the value of theta remains same, find the value of dielectric constant of the liquid, find the value of dielectric constant of the liquid। एक काम करना, जो जो स्फीयर है ना उसकी डेंसिटी ले लेना, उसकी सिग्मा लिया ना हम लोग ने, या रो ली है, तो इसके सिग्मा ले लेना, इसकी डेंसिटी जो है वो सिग्मा ले लेना अपना। हाँ बोलिए। नहीं, कहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, mg लग तो रख, वो तो नेग्लेक्ट ही करेंगे भाई, वो तो काफी स्मॉल ही होगा। इसकी डेंसिटी आप लोग सिग्मा ले लेना, लिक्विड की डेंसिटी रो ले लेना। रो जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है और इसकी डेंसिटी सिग्मा ले लेना। तुम बेटा पहले सवाल सॉल्व कर लो। हाँ क्या, कितना आंसर आ रहा है? सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो। चलो एक बार देखो यार, इसमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसमें एफबीडी बना लेना है, बाकी रिजल्ट आप लोग याद रखना, कभी डायरेक्ट सवाल आ जाए तो हो जाए। यहाँ से देखो तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, और किसी का आंसर आया क्या? एक बार देखो, जो mg फोर्स लग रहा होगा उसके बाद यहाँ पे एक टेंशन T फोर्स लग रहा होगा, और कौन सा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू क्या हम अब Fe डैश लिख सकते हैं। अगर एयर में इनके बीच का फोर्स Fe है तो अब क्या होगा, Fe डैश हो रहा होगा। और एक क्या बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा जो Fb के बराबर होगा, लिख सकते हैं हम लोग। बस यही पूरा एफबीडी है इनका। बस यहाँ से थीटा इक्विलिब्रियम पे अगर रह रहा है तो इस केस में हम क्या लिखेंगे बेटा, ये जरा बंद कर दे, वो भी बंद कर दे। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इस वाले केस में कि टी कॉस थीटा जो होगा, टी कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा? तो एक बात देखो, क्या mg माइनस एफ बी लिख सकते हैं हम इसको? जो टी कॉस थीटा होगा तो एफ बी ऊपर की तरफ लग रहा है, चाहो तो ये लिखोगे टी कॉस थीटा प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी। तो एक काम करते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस ऑफ किसके, एफ बी के। और यहां से अगर इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखे तो लिक्विड की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इंटू वी इंटू जी माइनस ऑफ किसके, रो इंटू वी इंटू जी के बराबर, चूंकि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखेंगे, जो चार्ज है वो क्यू ही ले लेते हैं हम लोग दोनों के ऊपर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन किसके, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, तो 2l साइन थीटा, यही आ रहा होगा ना। के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा होगा, तो 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी किसके बराबर, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इस k की वैल्यू जो, अगर हम लोग एक काम करते हैं, अगर 1/4 पाई एप्सिलन नॉट लिख रहे हैं तो क्या इसको k बाई एप्सिलन r भी लिखना चाहिए हमें, ये लिखेंगे ना, अगर कंप्लीटली अगर लिक्विड के अंदर सबमर्ज है तो यहां से अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस t साइन थीटा को, t साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जो के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, एफ ई अपॉन किसके, एप्सिलन आर के बराबर, ये लिख सकते हैं इसको। अब एक बार देखो, यहां से अगर दोनों डिवाइड करो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो tan थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन कितना, एप्सिलन आर, और इनटू
ये कॉस थीटा की जगह पे कितना आएगा, सिग्मा इंटू वी इंटू जी माइनस रो इंटू वी इंटू जी के बराबर, यही आ रहा होगा। और इस tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग में हमने कितना निकाल रखा है, एफ ई अपॉन कितना, एम जी के बराबर। एफ ई अपॉन एम जी इक्वल्स टू किसके बराबर, एफ ई अपॉन एप्सिलन आर इंटू सिग्मा इंटू वी इंटू जी माइनस ऑफ रो इंटू वी इंटू जी के बराबर। यहां से सॉल्व करोगे इस एम जी को भी क्या लिख दोगे, रो इंटू वी इंटू जी। सॉल्व करोगे तो एप्सिलन आर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, यहां से अगर इसको देखें तो सिग्मा इंटू वी इंटू कितना जी, एप्सिलन आर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, एप्सिलन आर इधर ले आते हैं तो सिग्मा अपॉन कितना, सिग्मा माइनस रो। ये रिजल्ट आप लोग याद भी रख लेना, कभी डायरेक्ट सवाल आए तो सीधे ही हो जाए, ठीक है। चलो चलो यार, इसके बाद देखो कि एक रिंग दिया हुआ है हमें, इसके ऊपर प्लस क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर पहले या प्लस क्यू चार्ज ले लो, प्लस क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर पे हमने क्या किया है कि स्मॉल क्यू नॉट चार्ज रख दिया, और इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर के बराबर। तो पहले एक बात बताओ, जब स्मॉल क्यू नॉट चार्ज अगर इसके सेंटर पे नहीं रखे हुए थे तो कितना टेंशन होगा, कुछ ना कुछ होगा उस केस में। क्योंकि अगर जैसे मान लो अगर हम लोग देखें तो स्मॉल क्यू चार्ज अगर इस रिंग के सरफेस के या रिंग के सरकमफेरेंस पे रखेंगे तो उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स आएगा, और उस रिपल्सिव फोर्स के कारण हमें इस स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन आएगा, ठीक है। जैसे ही हमने स्मॉल क्यू नॉट चार्ज रखा तो टेंशन इंक्रीज होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके बीच का रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब स्मॉल क्यू नॉट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हमने तो टेंशन में कितने का चेंज आ रहा है। तो सवाल लिखो, व्हेन स्मॉल क्यू नॉट चार्ज, व्हेन स्मॉल क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट, when small q naught charge is placed at the center of the ring, is placed at the center of the ring, then find change in the tension in the ring, then find change in tension in the ring। चलो एक बार देखो, यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ये जो पार्ट, ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि आगे 2-3 चैप्टर में आएगा। एक तो इलास्टिसिटी में आएगा, एसएचएम में आएगा, सर्कुलर में भी आया होगा। एक जब ओमेगा से अगर मान लो अगर हमने एक रिंग को अगर रोटेट करा रहे होंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके अंदर टेंशन निकलवाया गया होगा। हम लोग अलग अलग बैच में पढ़े हो क्या यार। एक बात देखो, इसका रिजल्ट जो है ना डायरेक्ट आप याद भी रखना, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, आगे चल के काम भी आएगा, ठीक है। चलो देखो, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम लोग अगर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करें, जैसे ये रिंग ले लिया हमने, ठीक है। रिंग का एक काफी स्मॉलर पार्ट हम लोग ले रहे हैं, ये भी जो डेरिवेशन कराया गया होगा वो भी इसी तरीके से कराया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं कराया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना खुद से। अब एक बार देखो, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अगर हम लोग काफी स्मॉल पार्ट अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इस पे क्या होगा, स्मॉल डी क्यू चार्ज आ रहा होगा इसके ऊपर, और ये डी क्यू चार्ज जो होगा, और यहाँ पे स्मॉल क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। ये पूरा एंगल हम लोग ले रहे हैं डी थीटा, तो यहाँ से अगर देखें तो हाफ ऑफ पार्ट ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी एंगल किसके बराबर, तो डी थीटा बाई किसके, 2 के बराबर, ठीक है भाई। अब एक चीज देखो कि इनके बीच का एक रिपल्सिव फोर्स जो एग्जर्ट होगा, इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, ये कौन सा होगा, डी एफ फोर्स, ठीक है। जो जो कि इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स है, और ये जो बैलेंस होगा वो किसके कारण, तो जो यहाँ पे चेंज इन टेंशन आ रहा होगा, जो कि डी टी इधर की तरफ लग रहा होगा, और यहाँ पे टेंशन किधर की तरफ, डी टी के बराबर। अब एक बात देखो, ये कैसे चेंज आएगा, जैसे मान लो अगर हम लोग उंगली में अगर एक जो रबर बैंड आता है ना, वो अगर रबर बैंड अगर इसमें अगर लगा करके अगर हम लोग रेडियली अगर फोर्स लगाए तो क्या उसमें टेंशन क्रिएट होता है,
क्योंकि हम जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो इसके अंदर स्ट्रेच प्रोड्यूस करता है। ये जो रबर है वो क्या होगा, जैसे ही अगर इसको फोर्स अगर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो रबर होगा वो क्या स्ट्रेच होगा, और अगर रबर स्ट्रेच होगा तो उस केस में हर एक पॉइंट जो होगा, जैसे अगर यहाँ पे अगर देखें तो इसमें दो पार्ट कंसिडर करते हैं, एक इसके इधर वाला, एक इसके इधर वाला। इसके इधर वाला जो पार्ट है इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नीचे या इसके ऊपर, टेंजेंशियली लगाएगा। अब ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, नीचे या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये जो पॉइंट है इस वाले पार्ट को तो नीचे ही खींच रहा होगा, और ये पार्ट इसको किधर खींच रहा होगा, इधर की तरफ। उसी कारण से वो टेंशन क्रिएट होगा। तो मैं जो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट पार्ट अगर कंसीडर किया है मैंने, तो इसके इधर वाला पार्ट इसको इधर खींच रहा है और इसके नीचे वाला पार्ट इसको इधर खींच रहा होगा। क्लियर हुआ ये चीज कि कैसे फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये चीज। अब यही चीज अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट यानी टुवर्ड्स ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस डी एफ फोर्स को, क्योंकि है तो रेस्ट पे ही। तो डी एफ फोर्स, ये जो डी टी है अपने पास, ये डी थीटा बाई टू है, ये डी थीटा बाई टू, तो ये भी किसके बराबर, डी थीटा बाई टू के बराबर। तो ये कितना आएगा, तो क्या डी टी साइन डी थीटा बाई किसके, टू के बराबर, और ये भी किसके बराबर होगा, तो डी टी साइन डी थीटा बाई टू के बराबर, यही आ रहा होगा ये भी। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा ये जो दो पार्ट है वो किसको बैलेंस कर रहे होंगे, डीएफ फोर्स को। तो क्या लिखेंगे, तो इस केस में जो लिखेंगे टू डी टी साइन ऑफ डी थीटा बाई टू, और ये किसके बराबर, डी एफ फोर्स के बराबर, और जो डी एफ फोर्स आएगा वो किसके बराबर, तो क्या के इंटू क्यू नॉट इंटू जो इसका डी क्यू चार्ज है, क्योंकि है ये एक्चुअल में काफी स्मॉलेस्ट पार्ट हमने कंसिडर किया है, तो इंटू कितना आएगा डी क्यू, और अपॉन में किसके, कैपिटल आर स्क्वायर के। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को। जब अगर जो रिंग जो रोटेट करवा रहे होंगे उस केस में वो डीएफ की जगह एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर पुट कर देनी, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू देखिए तो डी क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू कितने लेंथ पे है, 2 पाई कैपिटल आर, और इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, आर इंटू डी थीटा के बराबर। तो आर इंटू कितना आएगा, डी थीटा। अगर इसको सॉल्व करें इस केस में तो यहां से हम देखते हैं एक और चीज अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे कि जो साइन डी थीटा बाई टू जो होगा, चूंकि काफी स्मॉल एंगल होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा लगभग, तो डी थीटा बाई टू के बराबर, चूंकि स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है साइन थीटा और टेन थीटा थीटा के बराबर, और कॉस थीटा 1। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, टू डी टी इंटू कितना, डी थीटा बाई टू इक्वल्स टू जो डीएफ की वैल्यू है वो किसके बराबर, तो k इंटू क्यू नॉट, डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर, तो q अपॉन 2 पाई, और r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू किसके बराबर, डी थीटा। यहां से ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, तो डी टी इक्वल्स टू अपॉन में आर स्क्वायर आएगा, हाँ अपॉन में कितना आर स्क्वायर। तो ये डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो k इंटू स्मॉल क्यू नॉट कैपिटल क्यू अपॉन किसके बराबर 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। यही है अपने पास कितना जो टोटल चेंज है जो डी टी की वैल्यू है, तो काफी स्मॉल चेंज ही आएगा, तो टोटल चेंज इन जो टेंशन आएगा वो किसके बराबर, k क्यू नॉट स्मॉल क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर। एक बात बताओ एसएचएम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको याद है, कुछ भी याद नहीं है, चैप्टर का एसएचएम का फुल फॉर्म तो याद होगा कि वो भी भूल गए हो, क्या है उसका फुल फॉर्म, लो सवाल भी नहीं मिल रहा। चलो देखो इधर हो गया ये। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, देखो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भाई एसएचएम का क्वेश्चन आता है, एक बार देख लो। कुछ नहीं करना और रहता है कि जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा उससे आप एक्स या वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वहां पे उसको डिस्प्लेस करो, जो भी पार्टिकल जिसके एसएचएम की बात हो रही होगी
वहां से आप जो भी नेट फोर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे देख लो, उसके बाद जो एफ जो आ रहा होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा होगा, एक्स के, यानी एफ इक्वल्स टू बेसिकली क्या होगा, माइनस ऑफ के एक्स। ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा होगा कि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कल भी हमने यही देखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये जो k की वैल्यू है जो भी आएगा इस x के अलावा जो भी पार्ट आएगा बस उसको m ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। m जो होगा मास ऑफ द पार्टिकल, और ओमेगा इक्वल्स टू चाहो तो 2 पाई/t भी लिख सकते हो, तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकल जाएगा या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एक स्मॉल क्यू नॉट चार्ज है, ये हमारा कुछ इस तरीके का ग्लास का एक सिलेंडर है, ये मान लो स्मॉल क्यू नॉट चार्ज है और यहाँ पे एक कैपिटल क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं हम लोग किसके बराबर, स्मॉल m के बराबर। अब ये जो स्मॉल क्यू नॉट चार्ज है वो इसी सिलेंडर के अंदर ही मूव कर सकता है, ठीक है। इनिशियली ये किसी भी y नॉट डिस्टेंस पे जो है या y नॉट हाइट पे जो है ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। सवाल लिख लो एक बार, इफ स्मॉल क्यू नॉट चार्ज, इफ small q naught charge is initially at equilibrium, is initially at equilibrium at y naught distance, at y naught distance from the lower end of the tube, from the lower end of the tube. Find angular frequency of SHM. Find angular frequency of SHM if q naught charge is displaced by, if q naught charge is displaced by स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखो अब इसमें तरीका देख लो अपने पास, फिर अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। एक बार देखो, सबसे पहले तो ये किसी वाई नॉट जो हाइट है उस पे ये रेस्ट पे है, वाई नॉट हाइट पे अगर रेस्ट पे है तो उस केस में एक नीचे जो लग रहा होगा वो mg फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स कितना, एफ ई के बराबर। और एफ ई की जो वैल्यू होगी वो इनिशियली किसके बराबर, तो एफ ई इक्वल्स टू कितना आएगा, mg के बराबर। और एफ ई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल के इंटू क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू नॉट अपॉन किसके बराबर, वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब एक बात सोचो, जैसे ही इसको अगर हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, मान लेते हैं कि y से डिस्प्लेस कर दिया हमने, y से डिस्प्लेस कर दिया, तो सबसे पहले ये चीज आप देखना कि ये हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या उसकी तरफ नेट फोर्स लग भी रहा है या नहीं, ठीक है। अगर एक बार सोचो, जैसे ही आप y से डिस्प्लेस करोगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज। और पहले तो ये दोनों mg के दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन यानी जैसे ही ऊपर की तरफ ले जाओगे तो mg डोमिनेट करेगा, और mg अगर डोमिनेट हुआ तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मिल रहा है, तो इस कारण से ये नीचे आएगा। और जैसे ही अगर यहाँ से नीचे की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो क्या mg तो कांस्टेंट रहने वाला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू कम हो गई, तो अब नेट फोर्स किधर की तरफ लग जाएगा, ऊपर, तो इसीलिए क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मान लेते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ हमने वाई नॉट डिस्प्लेस कर दिया तो इसके ऊपर जो एफ नेट फोर्स लग रहा है वो एफ नेट किसके बराबर, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, mg माइनस ऑफ, देखो यार अब जैसे mg माइनस अगर जो बड़ा फोर्स है उसमें से अगर स्मॉलर फोर्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पॉजिटिव आ जाएगा, अदरवाइज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो वो प्लस माइनस साइन के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना, लास्ट में अपन बस ये होना चाहिए कि प्रोपोर्शनलिटी टू किसके होना चाहिए, x के, यानी जो भी y अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो mg माइनस क्या लिखेंगे, एफ ई डैश लिख दिया हमने। यहाँ पे जो आएगा mg माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, तो k कैपिटल क्यू नॉट स्मॉल क्यू नॉट अपॉन किसके, तो y प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर, यही आ रहा होगा। यहां से अगर देखें तो mg माइनस कैपिटल के क्यू नॉट स्मॉल क्यू नॉट अपॉन, अब एक बार देखो, ये देख के लग तो नहीं रहा है कि अपने पास प्रोपोर्शनल टू y आएगा,
लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे कि y जो है वो कॉमन ले लेते हैं। कौन से, सॉरी, y नॉट कॉमन ले लो, y नॉट कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस y अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर बच जाएगा। और y प्लस वाई नॉट जो, सॉरी, y अपॉन वाई नॉट जो होगा वो क्या वेरी वेरी लेस देन किससे, 1 से। y अपॉन वाई नॉट जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन किससे, 1 से। तो क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वाले केस में। और अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग अप्लाई करें तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एम जी माइनस के कैपिटल क्यू नॉट स्मॉल क्यू नॉट बाई, इसको वाई नॉट स्क्वायर भाई कॉमन लेना, वाई नॉट स्क्वायर, और इनटू क्या बचेगा, तो 1 माइनस ऑफ 2y अपॉन कितना, वाई नॉट। क्लियर हुआ ये चीज, कुछ नहीं, ऊपर ले गए -2 आया, उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो एक बार देखो कि ये जो पार्ट है जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो mg से कैंसिल आउट होगा। अरे mg इक्वल्स टू ये है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो k कैपिटल क्यू नॉट स्मॉल क्यू नॉट अपॉन कितना, वाई नॉट क्यूब आ रहा होगा, है ना, वाई नॉट क्यूब इंटू किसके बराबर, 2y के बराबर। यही हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स। पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि हमने नीचे वाले डायरेक्शन को क्या लिया है, वो फोर्स डोमिनेट कर रहा है, उसी को हमने उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कैपिटल क्यू नॉट वाई नॉट अपॉन वाई नॉट क्यूब इंटू 2y, और वेक्टर साइन के साथ लिख दो अगर ये चाहो तो y का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 2m ओमेगा स्क्वायर के। यानी हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, m ओमेगा स्क्वायर के, m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, k कैपिटल क्यू नॉट वाई नॉट अपॉन कितना, वाई नॉट क्यूब के बराबर। यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू नॉट वाई नॉट अपॉन, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ गलती कर दी, ये वाई नॉट भी नहीं आना चाहिए, और बाकी सारी चीजें तो सही है। ये आएगा क्यू नॉट, यहाँ भी क्या आएगा क्यू नॉट, और ये किसके बराबर, ये 2, और ये भी कितना 2 अपॉन में कितना, ये भी आएगा भाई क्यू नॉट अपॉन में कितना, वाई नॉट क्यूब, और अपॉन में कितना m। यार m की वैल्यू देखो, कुछ पुट कर सकते हैं क्या, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू नॉट अपॉन कितना, वाई नॉट स्क्वायर, ये वाई नॉट स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट होगा, तो किसके बराबर, यहाँ पे क्या बच रहा होगा, 2 ऑफ कितना, एम जी बाई किसके बराबर, 2 ऑफ, इसकी वैल्यू किसके बराबर, g बाई वाई नॉट के बराबर, यही बच रहा होगा। यार एक बात देखो, k कैपिटल क्यू नॉट स्मॉल क्यू नॉट अपॉन वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, mg, यहां से पुट कर सकते हैं ना, तो mg से m कैंसिल आउट हुआ, बचेगा कितना, क्या g बाई वाई नॉट, g बाई वाई नॉट, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2g अपॉन कितना, वाई नॉट। क्लियर हुआ ये चीज, पहले ये बताओ, चूंकि अगला सवाल भी ऐसे चमकाइए। समझ आया कैसे करना, ये तो देखो यार, बाकी इसके बाद तो सिर्फ अपना कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है बस यही करना है कि वाई डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें फोर्स देख लेना है, वाई डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स देख लो, या एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स देख लो, वो देख लो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो थोड़ा इस तरीके का एडजस्टमेंट यूज होगा, और कोई ज्यादा एडजस्टमेंट यूज नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा हुआ तो डिनोमिनेटर में ऐसा आएगा कभी कभी कि जैसे वाई नॉट, वाई जो है स्मॉल है, अगर ऊपर वाई आ रहा होता, नीचे वाई प्लस वाई नॉट का स्क्वायर आ रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वाई प्लस वाई नॉट किसके बराबर, लगभग वाई नॉट के बराबर। दो तरीके का, पहले एक बार बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ पहले इस वाले, एक तो ये इस तरीके का बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें एडजस्ट, हाँ बोलो, एक मिनट देखो, ये वाला तो समझ आया, पहले जो mg जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। दूसरी बार जब हमने इसको y से डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा एफ ई डैश, और नीचे की तरफ mg, यही लग रहा होगा, तो यही फोर्स मैंने लिखा mg माइनस एफ ई डैश। एफ ई की वैल्यू किसके बराबर, अब सेपरेशन y प्लस वाई नॉट है, तो बस यहाँ पे y प्लस वाई नॉट।
मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी सवाल अगर आएंगे एसएचएम इस तरीके का इंक्लूड करके, तो आपको अगर यहाँ तक तो सेम तरीके से करना है, थोड़ा एडजस्टमेंट क्या करने की जरूरत पड़ेगी, दो तरीके की। दो तरीका क्या होगा, एक तो जो हमने यहाँ पे देख लिया भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला पार्ट, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है कि जैसे मान लो अगर जो फोर्स आता वो कुछ इस तरीके का आता, के क्यू नॉट स्मॉल क्यू नॉट वाई अपॉन किसके, तो y प्लस वाई नॉट का स्क्वायर या टू दी पावर 3/2 कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है भाई। ये आएगा जब आप रिंग के सामने रखोगे तो, ठीक है। ये मैं अभी बता देता हूँ किस तरीके का एडजस्टमेंट आएगा। तो ये आ गया, हमारा काम क्या है कि f जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल टू किसके, y बस होना चाहिए। तो उस केस में एक एडजस्टमेंट हमें ये करने की जरूरत होगी कि y प्लस वाई नॉट जो होगा वो लगभग किसके बराबर आप मान लोगे, वाई नॉट के। क्लियर हुआ है जी। और अगर ऊपर नहीं है तो थोड़ा इस तरीके का एडजस्टमेंट आएगा, बस यही दो तरीके का एडजस्टमेंट आएगा, दोनों इसको साइड में लिख लेना ताकि जब भी सवाल आए तो हो जाए। चलो चलो हो गया। चलो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि दो कैपिटल क्यू नॉट चार्ज है या दो कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है, और ये सेपरेटेड है कितने से, ये जो है वो सेपरेटेड है कितने से, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और यहाँ पे एक मिड पॉइंट पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे है। जब अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, इधर की तरफ हम लोग y से जो रहेगा, y जो है काफी स्मॉल है, y क्या ले रहे हैं, वेरी स्मॉल। तो हमें उस केस में यहाँ से क्या कर रहा होगा, ये माइनस क्यू चार्ज, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी एसएचएम ये परफॉर्म करेगा क्या, ये अरे एसएचएम परफॉर्म करेगा ना। इसके ऊपर जो एक फोर्स लग रहा होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया इसको, ठीक है। इस केस में इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, और इस वाले के कारण इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। क्लियर ये चीज, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेगा। नीचे जो नेट आएगा वो किधर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ आएगा। और उस केस में क्या ये अपने पास रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी मीन पोजीशन की तरफ काम कर रहा है। तो क्या ये इसको ऑसिलेट कराएगा, जब आप नीचे ले आओगे तब भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो ये तो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब ये मतलब ऑसिलेट तो करेगा, ये तो पक्का है। एसएचएम करेगा कि नहीं ये हमें देखना है फिर, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा, नेट फोर्स निकालो। तो देख लो इसका एसएचएम जो परफॉर्म करेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी। लिखो इफ माइनस क्यू चार्जेस displaced laterally by y distance is displaced laterally by y distance, ब्रैकेट में लिख लेना y जो है काफी स्मॉल है। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। चलो एक बार देख लो इधर, ये फोर्स एक F लग रहा होगा, ये भी फोर्स किसके बराबर, F के बराबर। मान लेते हैं ये वाला एंगल किसके बराबर है, थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा के बराबर। यहां से अगर देखें तो जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर, क्या 2F cos थीटा के बराबर, हाँ है ना, 2F cos थीटा के बराबर। जो कैपिटल F की वैल्यू आएगी वो बताओ किसके बराबर, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कितना, ये हो जाएगा Z। तो क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर, अरे यही लग रहा होगा ना। और cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर, बेस अपॉन कितना, हाइपोटेन्यूस, कितना आएगा Z। तो यहां से अगर देखें तो ये किसके बराबर, तो 2K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू वाई अपॉन क्या लिख दे, जेड क्यूब के बराबर। चाहो तो इसको माइनस साइन हम लिखना चाहे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो डायरेक्ट ये माइनस साइन लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अरे लग रहा है ना, ये चीज ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ये एसएचएम वाला कुछ खास नहीं है भाई, फोर्स का कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ऐसा मत मन में बिठा लेना कि सर एसएचएम पढ़ाया नहीं तो हो कैसे सकता हमसे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ नेट इक्वल टू ये आ गया। अब एफ नेट इक्वल टू, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर, तो जेड इक्वल टू कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यही आ रहा होगा। चलो भाई यहाँ से अगर हम लोग देखें जेड क्यूब, तो जेड क्यूब फाइनल अगर एफ नेट अगर हम लोग देखें तो एफ नेट इक्वल्स टू किसके बराबर,
तो माइनस ऑफ 2 कैपिटल के स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल कैपिटल क्यू अपॉन कितना वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और टू दी पावर किसके 3/2 और इंटू कितना वाई वेक्टर। अब एक बार देखो ऊपर वाई आ चुका है, नीचे हमारे पास कितना वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर ले कि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू किसके ए स्क्वायर के, यानी यहाँ से देखो क्या ए की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो क्या एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना ए क्यूब के बराबर। क्लियर हुआ है? ओमेगा इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम ए क्यूब के। टाइम पीरियड पूछेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 2 पाई/t हो जाएगा इस तरीके का सवाल। चलो अब इसमें में एक आप लोग घर से ट्राई कर लेना बस, ठीक है, क्योंकि 2 सवाल काफी अपने को कि अगर मान लो कि हम इस स्मॉल माइनस क्यू नॉट चार्ज को अगर इधर के अलोंग डिस्प्लेस करें तो हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी। समझ आया? अगर प्लस क्यू होगा ये दोनों एक काम करना इसका बी पार्ट में ऐसे थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर लो, माइनस क्यू चार्ज इधर आया अट्रैक्टिव बढ़ जाएगा, सही बात है। यहाँ से देखिए ये हम लोग प्लस क्यू अटेंडेंस हो गया भाई, थोड़ी देर बाद ले जाइए। यहाँ से देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों प्लस क्यू चार्ज जो है वो भाई फिक्स्ड है, ठीक है। ये दोनों कैसे है फिक्स्ड है। सवाल ये सब छोड़ना मत भाई, आता है सवाल ये चीज, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही आएगा इसमें। और यहाँ पे हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज भी ले लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस ये ले लिया 2a। अब अगर हम इसको इधर की तरफ अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम फाइंड करना है। दोनों फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। प्लस क्यू चार्ज इसको इधर की तरफ हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेस कर रहे हैं, तब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो एसएचएम की होगी। लिख लो, ट्राई कर लेना, अगर नहीं आया तो कोई बार वगैरह पूछ लेना, ठीक है। बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, 2 तरीके का एडजस्टमेंट होता है, दोनों मैंने बता दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये चीज थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, कोई भी चार्ज के आसपास या कोई भी मास के आसपास का वो एरिया जहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी या उस पर्टिकुलर चीज का इम्पैक्ट अगर पड़ता हो किसी के ऊपर। तो अगर मान लो हम किसी चार्ज की अगर फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा कि किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहाँ पे एक दूसरा चार्ज जो हो वो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। जैसे अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज अगर हम यहाँ पे लाते हैं और इसके ऊपर कोई अगर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये जो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो क्या है इसके फील्ड में प्रेजेंट है। और हर एक पॉइंट चार्ज के लिए या हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फील्ड होगा, ठीक है, अगर एक सिंगल चार्ज ये अगर मान लो जैसे आइसोलेटेड चार्ज है अगर या स्मॉल क्यू चार्ज है तो इसका जो फील्ड जो होगा वो एक्सटेंडेड कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसके बाद हमें कौन सा देखना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो हो गया सिंपली एक एरिया जहाँ पे वो दूसरा चार्ज जो होगा कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी अगर हमारा एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज जो होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लो अपने पास अगर हम लोग देख लेते हैं कोई भी इस तरीके का अगर फील्ड प्रेजेंट है और अगर हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी है तो क्या करेंगे कि एक यूनिट चार्ज ला रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग स्मॉल क्यू चार्ज ला रहे हैं, इसके ऊपर अगर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, एफ वेक्टर अपॉन कितना क्यू के बराबर। इसका जो डायरेक्शन होगा तो एफ क्यू इक्वल्स टू जो रहे वो क्या रहे, एफ क्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव अगर हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में, पैरेलल टू द फोर्स के डायरेक्शन।
और वही अगर Q अगर कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ किसके, जो फोर्स वेक्टर है। ठीक है, एक और बात देखो, ये हमारा अगर देखते हैं कि ये जो Q चार्ज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। ये जो Q चार्ज जो हम लोग ले आते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। पिछले वाले केस में जो ग्रेविटेशन हम लोग देख रहे थे, तो वहां पे हम लोग ये मोशन, ये इसके स्टैटिक या इसके मोशन में होने के बारे में कुछ बातें नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे जो आप Q नॉट चार्ज या जो भी स्मॉल Q चार्ज ला रहे हो, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। क्योंकि अगर ये स्टैटिक नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करे, और उस केस में अगर हम ये F अगर कंसिडर करेंगे उसी फोर्स को, तो ये हमारा वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होगा। यानी जो भी आप स्मॉल Q नॉट चार्ज ला रहे हो वो कैसा होना चाहिए, हमेशा स्टैटिक। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी हो गई भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट अगर हम लोग देखें तो ये होगा न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और याद रखना, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, ये आगे चल के जब रिलेशन निकलेगा पोटेंशियल के साथ तो वहां से आएगा कि न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। एक और बात देखो कि हर एक चार्ज जो होगा अपने पास, जो भी, जैसे मान लो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कभी भी अपने ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, हमेशा दूसरे चार्ज की फील्ड में ही वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो एक और बात अगर हम लोग देखें कि ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कि एक कैपिटल Q या पॉइंट चार्ज के कारण था, तो चलो भाई स्मॉल Q आप ले आए। लेकिन ये तरीका हम लोग यहाँ पे अगर जैसे एक्सटेंडेड बॉडी है, जैसे एक्सटेंडेड अगर कंडक्टिंग बॉडी ले लिया, इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इस केस में इसके कारण अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमें हम लोग यहाँ पे स्मॉल Q चार्ज हम लोग नहीं ला सकते, या +1 कूलम चार्ज भी हम लोग नहीं ला सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप जैसे ही अगर कोई भी फाइनाइट चार्ज अगर यहाँ पे ले आओगे, तो ये जो चार्ज होगा वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेंज कर देगा, चाहे वो +1 कूलम हो या फिर कोई भी अदर फाइनाइट चार्ज है। जो अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके कारण हमें फील्ड अगर कैलकुलेट करना है, तो ये जो चार्ज ले आएंगे, इस चार्ज, ये जो चार्ज होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करेगा, और उसके कारण हमें जो फील्ड जो मिलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी, वो प्रीवियस या ओरिजिनल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके कारण नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी अगर मान लो कभी भी अगर एक्सटेंडेड बॉडी के कारण अगर हमें लाना होता है, या एक्सटेंडेड बॉडी के कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो, उस केस में हम लोग काफी स्मॉल Q चार्ज लाते हैं। मतलब स्मॉल Q नॉट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग टेंडिंग टू किसके होनी चाहिए, 0 के। ये टेंडिंग टू 0 अगर होगा, ये टेंडिंग टू 0 होने का मतलब क्या होगा कि ये जो स्मॉल Q नॉट चार्ज है वो कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब हमारा यही होना चाहिए कि इतना स्मॉल हो कि ये कुछ खुद का सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जरूर, ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सिग्निफिकेंट अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इस कारण से इस चार्ज का, ये इस बॉडी के ऊपर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जनरली अगर लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग डिफाइन करना होता है, तो उस केस में कैसे लिखते हैं कि लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू किसके, 0, और F वेक्टर अपॉन कितना लिखते हैं, Q नॉट। ये इसीलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो चेंज नहीं हो सके। ठीक है, तो बेसिकली Q नॉट यानी जो टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम इसको, ये टेस्ट चार्ज कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक इतना स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। बाकी पॉइंट चार्ज के केस में अगर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसमें तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा नहीं। अगर आपने इसको फिक्स कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये मूव नहीं करेगा। यहाँ से हम कितना भी स्मॉल Q चार्ज लाएं, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चार्ज भी ले आए तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड बॉडी के लिए हम लोग ये चीज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बोलो। इंसुलेटिंग है तब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कंडक्टिंग बॉडी है। क्योंकि इंसुलेटिंग है तब तो भाई चार्ज तो मूव करेगा ही नहीं, जब चार्ज मूव नहीं करेगा तब तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो अब इसके बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब के लिखाने की तो जरूरत है नहीं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिखा देता हूँ। लिखो यहाँ पे the test charge is defined as
the test charge is defined as the smallest positive charge is defined as the smallest positive charge which cannot produce any significant electric field, which cannot produce any significant electric field. चलो एक और पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force experienced by electric field intensity is defined as the force experienced by very small positive test charge, very small positive test charge which is static. चलो अब एक बात देखते हैं कि जैसे मान लो, ये नोट कर लिया था सबने, कर लो जरूर, एक्सटेंडेड वाला। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने कोई भी अगर एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण से स्मॉल क्यू ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। इसको हम बेसिकली सोर्स चार्ज बोलते हैं। इसको फिक्स अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रहेगा तो आर डिस्टेंस पे चाहिए वहीं पे मिलेगा। अगर मान लेते हैं कोई भी अगर एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये लिख लेना, कंडक्टिंग एक्सटेंडेड बॉडी, कंडक्टिंग एक्सटेंडेड बॉडी। अगर कंडक्टिंग एक्सटेंडेड बॉडी अगर है तो उस केस में अगर मान लो कोई एक कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू चार्ज अगर ला रहे हैं तो क्या ये जो है इस बॉडी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा? अब हमें जो ये इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस मिलेगा या फोर्स जो इसके ऊपर एग्जर्ट होने पे जो मिलेगा वो तो नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा। तो हम तो फाइंड इसका करना चाहते हैं हम, और मिलेगा किसका? इसका। इसीलिए स्मॉल क्यू नॉट चार्ज हम काफी स्मॉल रखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ही ना हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन a charge in electric field, electric force on a charge in electric field। ये नोट कर लिया ना सभी ने? चलो अब एक बात देखो, अगर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर हम उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज को अगर रखते हैं, जैसे मान लो चाहे वो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड हो या, तो उस केस में अगर आप पॉइंट चार्ज को अगर रखते हो, जैसे स्मॉल क्यू हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? तो Q इंटू ई वेक्टर के बराबर होगा, जहां पे E क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर? E के बराबर। लेकिन ये चीज हम एक्सटेंडेड बॉडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वो तभी अप्लाई होगा जब अगर मान लो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो क्या हो? सेम हो। जैसे मान लो अगर एक ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर अगर हम कोई भी एक एक्सटेंडेड बॉडी अगर रख रहे हैं, जैसे ये हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये अगर कुछ इस तरीके का एक्सटेंडेड बॉडी है, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू जो होगा वो किसके बराबर? तो Q इंटू ई के बराबर। ये चीज इसके लिए लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या बॉडी जो हो वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे अगर सपोज इस तरीके के फील्ड में अगर आप एक एक्सटेंडेड बॉडी को अगर रख रहे हो, तो इस केस में अगर जब भी अगर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ से देखो हर एक पॉइंट पे या हर एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा क्या वो अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा? तो इसके लिए हम डायरेक्ट F इक्वल्स टू Q इंटू ई नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? तो जो एक स्मॉल dq चार्ज लेंगे तो dF वेक्टर इक्वल्स टू कितना? तो dq इंटू कितना? E, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू ई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, ये जो है ये नॉट एप्लीकेबल होगा। एक्सटेंडेड बॉडी हो चाहे अपने पास नॉन यूनिफॉर्म में रखा हो, या फिर जो बॉडी हो वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में डायरेक्ट ये नहीं अप्लाई कर सकते। चलो देखो यार, एक चीज देखो, जैसे मान लो एक रफली एक डिवाइड किया हुआ है या एक तरह से बोलो नाम दिया हुआ है बस,
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हो सकता है कि पोजीशन पे भी डिपेंड करे और हो सकता है पोजीशन पे डिपेंड ना भी कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वो टाइम के साथ डिपेंड कर सकता है और टाइम से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो चारों को हमने एक रफली अलग अलग नाम दे रखा है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो, ये कैसा हो, पोजीशन से अगर इंडिपेंडेंट हो, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर देखें पोजीशन इंडिपेंडेंट हो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरीके का। हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो पॉइंट ए देख लेते हैं, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी, तो यहाँ से अगर देखें तो ई ए इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ई बी के बराबर। और इसको हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहीं मिल जाए तो दे, इसीलिए बता दे रहा हूँ। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट एकदम से नहीं है। अगर पोजीशन इंडिपेंडेंट नहीं हो, यानी पोजीशन डिपेंडेंट हो, तो उसको कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो हमें पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, उसके कारण कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये अगर देखें तो ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उस केस में इसको कैसे बोलते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट है ये। जैसे जैसे यहाँ से अगर देखें तो ई ए है, और यहाँ पे अगर देखते हैं ई बी, तो ई ए इज ग्रेटर देन किससे होता है, ई बी। तो ये कैसा है, पोजीशन डिपेंडेंट, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अटेंडेंस, यहाँ से देखो ये अगर ई ए अगर ग्रेटर देन ई बी है, क्या, यहाँ से देखो पोजीशन डिपेंडेंट है ये, अलग अलग पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या अलग अलग, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम से इंडिपेंडेंट है। टाइम से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो गया कि आप t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे देखो या 20 सेकंड पे देखो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम। यानी अगर मान लो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अभी ई ए है, 10 सेकंड के बाद भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन होगा कैसा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही अगर देखें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही टाइम्स के साथ वेरी कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा कभी ऑप्शन में दिख जाए कि ये जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म के ब्रैकेट में लिख लेना पोजीशन डिपेंडेंट, यूनिफॉर्म में लिख लेना पोजीशन इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट में लिख लेना टाइम इंडिपेंडेंट, और वेरिएबल में लिख लेना टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि जो भी स्टैटिक चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है नेचर में। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो एक पॉइंट लिख लो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर। ये नोट कर लिया सभी ने, ये ब्रैकेट में सब लिख लेना कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर। चलो नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलो देखो यार, ये इसका सेटअप क्या है बेसिकली, ये हम लोग यहाँ से ये दो, एक ये मेटल प्लेट ले रहे हैं और एक नीचे मेटल प्लेट है, ठीक है। ये हमारा इसमें कुछ गैप रहता है, और गैप के साथ यहाँ पे हम लोग कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, जो भी मान लिया V वोल्ट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल ऑयल ड्रॉप जो रहता है वो स्प्रे करते हैं इसके ऊपर, यहाँ से हम लोग देते हैं स्मॉल ऑयल ड्रॉप जो रहेगा वो स्प्रे करते हैं। और जो एटोमाइजर होता है, जैसे उसका जो ऑरिफिस होता है, जो भी जैसे देखा होगा ना सैलून वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, वो पानी छिड़कने वाला जो रहता है ना, एक बॉटल टाइप का स्मॉल होल रहता है वो एंड पे, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल ड्रॉप यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। और जो उसका जो ऑरिफिस होता है उससे हमने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि ये जो ऑयल ड्रॉप होगा वो लगभग नेगेटिवली चार्ज होता है। जो ऑरिफिस होता है उसके उसके साथ जैसे ही अगर बाहर निकलेगा
तो ऑयल ड्रॉप रब होगा उस ऑरिफिस के साथ, और रब होने के कारण इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है भाई, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो ऑयल ड्रॉप है भाई इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये किसके कारण, तो यहां से ड्यू टू रबिंग विथ किसके कारण, ऑरिफिस। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जो ऑयल ड्रॉप है उसका मास हमने कितना ले लिया, स्मॉल एम। ये जब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव। तो इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स कौन सा लगेगा, ऊपर की तरफ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे की तरफ क्या होगा, mg फोर्स लग रहा होगा। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो है, ये जो ऑयल ड्रॉप है वो बीच में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सस्पेंडेड रह जाते हैं। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि एफ ई इक्वल्स टू किसके बराबर, एम जी। और एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ ई इक्वल्स टू तो क्यू इंटू ई, और इक्वल्स टू किसके बराबर, एम इंटू जी। और यहाँ से Q इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो एम जी अपॉन ई, और E इक्वल्स टू एक रिलेशन अभी बस याद रख लेना कि E इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, V बाई किसके, D के। ये चीज पता तो होगा एटलीस्ट, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो V अपॉन कितना, D। D क्या हमारा सेपरेशन। इसकी वैल्यू हम लोग M को क्या लिख सकते हैं, मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है, ऑयल ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो किसके बराबर, रो। तो ये कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू डी अपॉन किसके बराबर, वी के बराबर। वी भाई पोटेंशियल डिफरेंस है। एक काम करते हैं, इसको वी ए बी लिख लेते हैं, वॉल्यूम से हम लोग कंफ्यूज ना हो, वी ए बी लिख लो और इसको वी ए बी। ठीक है, इस प्लेट को हम लोग ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ए और इसको बी। अब एक बात देखो, यहां से हम लोग जो आर क्यूब, ये तो पहले तब हुआ जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। ठीक है, हमने क्या किया उसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया तो उस केस में भी हमने देखा कि ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो कुछ टर्मिनल वेलोसिटी गेन करते हैं, थोड़ा फ्लूइड का पता होगा। टर्मिनल वेलोसिटी गेन करते हैं किस कारण से, जो अपना ये जो आएगा टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है, स्टोक्स लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी, ये हमारी कौन सी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या mg के बराबर। जब ये तब है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गया, स्विच ऑफ कर दिया हमने। जब ऐसे ही अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करके ये हम लोगों ने जब ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया, तो उस केस में देखा है हमने कि ये भी क्या हो रहा है कि ये एयर के रेजिस्टिव फोर्स के कारण उसके ऊपर एक ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ले रहे हैं। और वही टर्मिनल वेलोसिटी यानी जो फोर्स है उसको हमने किससे इक्वेट कर दिया, mg से। यहाँ पे हम नेग्लेक्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है वो काफी कम होता है, इसलिए बॉइंट फोर्स हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जो बॉइंट फोर्स होगा, क्योंकि डेंसिटी होती है कुछ 1.23 या कुछ ऐसा होता है, तो उस कारण से हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बॉइंट फोर्स। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, स्मॉल आर इक्वल्स टू mg को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल्स टू कितना लिख दिया जाए, एक काम करते हैं mg अपॉन किसके बराबर, तो 6 पाई ईटा इंटू कितना वी टी। जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हम लोग मेजर कर, भाई और साइलेंट कर लो यार। आर इक्वल टू किसके बराबर, एम जी अपॉन कितना 6 पाई ईटा इंटू कितना आएगा वी टी। अगर हम यहाँ पे पुट करें तो जो क्यू की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो डेंसिटी, एक काम करते हैं एम जी आया ना, एम जी अपॉन ये आ गया एम जी की जगह पे, तो डेंसिटी इंटू कितना 4/3 पाई इंटू आर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू कितना जी इंटू डी अपॉन किसके, तो ये जो v आया और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो v आर क्यूब आएगा ना। यहां से हम लोग देख लेते हैं, रो इंटू कितना 4/3 पाई आर क्यूब, यानी किसके बराबर m क्यूब जी क्यूब, और g की जगह पे g की पावर 4 लिख देते हैं, इंटू कितना d अपॉन, यहां से हमने देखा कि वी ए बी, और ये भी किसके बराबर आएगा 6 पाई ईटा वी टी, और इस पूरे का क्या आएगा क्यूब। अब एक बात देखो,
यहाँ से हमने देखा कि जो भी वैल्यू आ रही है, जो Q की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ से, ये हमारा पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन है जो कि किसके लिए देगा, वो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप जब हमने ये निकाला अलग अलग चार्ज के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए, तो हर एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज देखा ना, वो देखा कि n टाइम्स ऑफ किसके होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जो Q की वैल्यू आई यहाँ से, वो हमने ऑब्जर्व किया कि जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज जो था, वो था सारे के सारे ऑयल ड्रॉप के ऊपर। यानी यहाँ से जो हमें जितने भी चार्जेज मिले वो किसके बराबर मिले, तो प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर। और यही से उसने प्रूफ किया था कि जो हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो यही से आया था कि हर एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होगा वो मिनिमम कितना होगा, प्लस ई माइनस ई या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के। तो ये बस उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये मैंने बता दिया कि इसी के थ्रू हमारा कौन सा आता है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चलो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो अब यहां से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण देखें, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज हमने ले लिया। यहां से अगर देख लेते हैं कि ये इस पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या करेंगे, स्मॉल क्यू चार्ज ले आएंगे। और स्मॉल क्यू चार्ज ले आएंगे, इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर, और इनटू क्या आर कैप लिख देना चाहिए, आर कैप इसी के डायरेक्शन में, और दोनों चार्जेस सेम है तो उसी के डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से जो ई वेक्टर आएगा वो किसके बराबर, तो एफ वेक्टर अपॉन कितना है, स्मॉल क्यू, और फाइनली ये किसके बराबर आएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना है, इंटू आर कैप। अगर यहाँ से अगर देखेंगे, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से देखें कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम लोग देखते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनाए, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस पे, और ये ले लिया एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्टेंस। यहां ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज। इसके कारण अगर एक बार देखो, ये हम लोग जो देख रहे हैं, इसके अगर इस साइड जाए अपने पास, तो इसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखो हमारे पास ई वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो अपने पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर स्क्वायर के। अगर मान लेते हैं कैपिटल क्यू अगर पॉजिटिव, कैपिटल क्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके डायरेक्शन में, आर कैप के डायरेक्शन में होगा। अरे हाँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में, आर कैप के डायरेक्शन में। तो एक काम करते हैं, तो ये आर कैप के डायरेक्शन में, तो ई प्रोपोर्शनल टू अगर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, तो क्या इस साइड होगा, क्योंकि इसके इस साइड अगर कहीं भी जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो इधर की तरफ। अगर ये इस वाले इसके इस साइड जाए तो किधर की तरफ होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, सेकंड या थर्ड, थर्ड वाले में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर के डायरेक्शन। इसी तरह से हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यार, यहाँ से हमें ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो आर कैप के डायरेक्शन में होगा। तो चलो यार, अगर इस पॉइंट पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ, तो क्या इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन की तरफ होगा, पोजीशन वेक्टर की तरफ, इधर की तरफ। इस पॉइंट पे किधर होगा, आगे की तरफ। इस पॉइंट पे अगर देखिए तो क्या ये इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उससे दूर, अरे हाँ ना। यहाँ पे अगर देखिए तो इस पॉइंट से किधर की तरफ, इधर की तरफ। यहाँ पे देखिए तो किधर की तरफ, नीचे। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, इस तरह से। यानी जो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो कैसा होगा, तो रेडियली कैसा होगा, आउटवर्ड। और वही अगर देखें हम लोग किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण, तो नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा होगा, क्या माइनस ऑफ आर कैप आएगा उसकी जगह पे। तो माइनस ऑफ आर कैप आएगा तो उस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो रेडियली इनवर्ड। ये कैसा होगा, कुछ इस तरीके का रेडियली इनवर्ड आ रहा होगा।
और जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर हम लोग ये वेरिएशन अगर ड्रॉ करें, ये ड्रॉ कर लो जल्दी से। और अगर नेगेटिव चार्ज के कारण देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये अगर इस साइड देखेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस साइड देखेंगे तो किधर की तरफ पॉजिटिव, तो ये का आएगा कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, और दूसरा कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, वो भी ड्रॉ कर लो एक बार। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आर ले लिया, तो इसके कारण नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा होगा, तो थर्ड फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भाई नेगेटिव चार्ज है। चलो अब यहाँ से एक पार्ट आता है कि जैसे मान लो अगर दो पॉजिटिव चार्ज अगर हमने ले लिया, ये दो पॉजिटिव चार्ज अगर इस एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमने ले लिया Q1 और ये ले लिया किसके बराबर Q2। इसके कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर वेरिएशन बनाना है, वो किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग बनाना है, तो सीधा सीधा पहले ये चीज ऑब्जर्व करो कि बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा इलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि इसके अगर इसके बीच में अगर देखें तो वो किधर की तरफ, इधर की तरफ, और इसके कारण इधर की तरफ कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब हमें जब भी अगर एक्स एक्सिस के साथ वेरिएशन देखना है, ये वेरिएशन किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब अगर आप इसके इधर इस ऐसे मूव कर रहे हो, इसके इधर ऐसे मूव कर रहे हो, ये वेरिएशन वाई एक्सिस के साथ नहीं है, ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से लेके इधर की तरफ आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो अब एक बात देखो, इसके इस साइड देखेंगे ये, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, Q1 का, और Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्स्ट और किस में होता है, फोर्थ, सॉरी फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे कुछ इस तरीके का, क्लियर हुआ है चीज, सीधा सीधा ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज इसका इसके इस साइड जाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डोमिनेट करेगा, और इसके इस साइड अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो कर्व आएगा कुछ इस तरीके, इसके इस साइड कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, और ये इसके इस साइड कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कर्व कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसके अगर मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक देखे कि इसका डोमिनेट किया, उसके बाद इसका डोमिनेट करेगा, इसका अगर डोमिनेट करेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड में। तो अगर थर्ड में आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस होता है तो ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से जीरो होते हुए यहाँ पे क्रॉस करेगा, और इसके इस साइड अगर देखे तो इधर की तरफ होगा, क्लियर हुआ। अगर अब हम लोग देखते हैं, अगर मान लेते हैं Q1 Q2 बराबर, तो ये पॉइंट क्या मिड पॉइंट होगा, और अगर Q1 ग्रेटर देन Q2, यहां से देख लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लो कितना D1, और ये डिस्टेंस किसके बराबर, D2। पहला केस देख ले कि Q1 अगर Q2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, D1 इक्वल्स टू D2। दूसरा केस अगर देखे कि Q1 अगर ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा तो कौन बड़ा, Q1 अगर ग्रेटर देन Q2 तो कौन सा बड़ा होगा, D1 बड़ा होगा ना, अरे ज्यादा दूर तक इसका इफेक्ट होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे कि D1 ग्रेटर देन D2, और तीसरा अगर Q2 ग्रेटर देन Q1, तो उस केस में D2 ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, D1। चलो एक और पॉइंट देखते हैं, कोई नहीं, एक ग्राफ है बस। ये दोनों वेरिएशन भाई एक्स एक्सिस के साथ है। यहाँ पे देखो, ये मान लिया हमने पॉजिटिव और यहाँ पे ले लिया नेगेटिव, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर हमें वेरिएशन फॉर्म करना है, तो चलो यार, ये हमने मान लिया Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, ये Q1 ये Q2, ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना। चलो यार, अब इसके इधर कौन डोमिनेट करेगा, प्लस, इसके इधर कौन डोमिनेट करेगा, प्लस। तो ये कर्व कुछ ऐसा आ रहा होगा, इसके इधर ये डोमिनेट करेगा, इसके इधर कौन सा, इसके इस साइड डोमिनेट कौन सा करेगा, नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। तो कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि जीरो कभी पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का।
यही आएगा ना, ठीक है। दोनों नेगेटिव हो तभी ड्रॉ कर सकते हो। बस ये वाला कहाँ पे होगा, अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो ये इधर की तरफ आएगा, ये नीचे यहाँ पे, ये इधर की तरफ, और ये कौन सा है, नीचे। क्लियर हुआ। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अब इसके अलावा जैसे 2-3 अगर दे दे तो भी हम लोग कर सकते हैं। जिसके पास देख रहे हैं वो डोमिनेट करेगा, उसके हिसाब से ड्रॉ करते जाओ। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया जाए, सबके लिए अब ड्रॉ हो जाएगा। अब ये हमें वेरिएशन था जब हम इसके इस इधर की तरफ ऐसे मूव कर रहे थे। अगली क्लास में हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग वेरिएशन देखेंगे, ठीक है।